ये देश हित में ही बन रहा है, प्रदेश हित में। ये जो डैम बन रहा है यहाँ पे, अगर हमें इस जगह से विस्थापित कर रहे तो कहीं और जगह हमें जगह दे देते तो हमारा गांव बच जाता। ज़मीन तो दूर की बात, गांव बसाने के लिए भी कोई जगह नहीं दी गई। सब लोग बेघर हो गए। 48 घंटे का टाइम दिया गांव खाली करने के लिए। नोटिस आया 7:30 बजे, 6:30 7 बजे यहाँ चिपका के गए। गांव में हबड़ तबड़ मच गया कि कल जल्दी 2 दिन में गांव खाली करना। हम उनसे हमने फ्री का भी नहीं मांग रहे। हम अपने दादा और दादा परदादा की जमीन का हक जमा रहे। हम हमारा यहाँ गांव है, पता नहीं कब से रह रहे हो गए यहाँ पे। नमस्कार, मैं इस समय उत्तराखंड के एक ऐसे पहाड़ी गांव में मौजूद हूं जहां पे इस समय गेहूं की फसल काटी जा रही है। होना तो जब गेहूं किसी भी फसल को जब किसान काटता है तो उसके चेहरे में, उसके जेहन में एक उम्मीद और एक उमंग होती है। लेकिन इस समय इस गांव के हर जो ग्रामीण है वो एक उदासी से भरा हुआ है। उदासी का कारण यह है कि ये गांव की उम्र अब केवल 3 दिन बची है। 3 दिन बाद इस गांव का देहांत होने वाला है और इसी देहांत के दुख में तमाम गांव वाला जो है वो मायूस है, दुखी है। हमारे सामने ये झील दिख रही है। ये झील अगले 3-4 दिनों में इस पूरे गांव को निगलने वाली है और निगलना इसलिए होगा क्योंकि इस गांव को भी तमाम उत्तराखंड या तमाम देश के उन अभागे गांवों की तरह एक विकास की कीमत चुकानी होगी जिसके लिए पूरा देश आबाद होगा। तो आइए इस गांव की हम आपको एक छोटी सी यात्रा करवाते हैं और गांव वालों से बात करेंगे कि क्या उनका दर्द है और क्या उनको विकास की कीमत देनी पड़ी। लोहारी गांव के लोग मायूस और गुस्सा दोनों हैं। मायूस इसलिए कि उनके पुरखों की जमीन उनके ही सामने जल समाधि ले रही है, और गुस्सा इसलिए कि बिना उचित मुआवजा दिए ही उन्हें महज 48 घंटे के भीतर गांव खाली करने का सरकारी फरमान सुना दिया गया। अब गांव में झील का पानी भरने लगा है। गांव में एक माध्यमिक स्कूल है जिसमें महज 9 कमरे हैं। इन कमरों में गांव के बुजुर्ग और बच्चों को रखा गया है। बाकी लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महज 48 घंटे में गांव के लोग अपने नए ठिकाने की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। आपका क्या नाम होगा वैसे? मेरा नाम नरेंद्र चौहान है। चौहान जी, आप लोग इस गांव में कितने परिवार हैं अभी 72 परिवार थे। तो कुछ नहीं, अब बेघर हो गए। अब तो कुछ भी नहीं है। खाली 48 घंटे का टाइम दिया गांव खाली करने के लिए। ना शासन प्रशासन ने हमारे गांव बसाने की कोई व्यवस्था की गई। ज़मीन तो दूर की बात, गांव बसाने के लिए भी कोई जगह नहीं दी गई। सब लोग बेघर हो गए। 48 घंटे का टाइम दिया गांव खाली करने के लिए। अब हम इस समय आपके परिवार वाले कहाँ हैं फिर? मतलब पड़े हैं सड़कों पे, कोई डेरा डाले हुए ऐसे ही रोडों पे बेघर हो गए। हमारे गाय पशु कोई रिश्तेदार को दे दिए, कोई ऐसे ही जंगलों में छोड़ दिए। कहाँ क्या करें अब, जब अपना रहने का ठिकाना नहीं तो उन्हें कहाँ रखें हम लोग। तो आप लोगों की तरफ से आपके गांव के जो प्रधान होंगे या कोई जन प्रतिनिधि होंगे, क्या वक्त में, क्योंकि डैम तो एक समय में काफ़ी लंबा प्रक्रिया होती है डैम बनने की। हमारे क्षेत्रीय विधायक चक्रता विधानसभा क्षेत्र से भी आते हैं, विकासनगर विधानसभा क्षेत्र, दोनों ही विधायक लोगों ने हमारे साथ छल किया है और दोनों ही लोग दरकिनार हो गए हैं। हम लोगों को कोई नहीं पूछ रहे हैं। हमारे गांव, जब हमारे क्षेत्र विधायक हमारे साथ नहीं है तो हम लोग किससे उम्मीद करें? गांव के लोग किसके पास जाएं? दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सरकार तो पहले ही सपोर्ट नहीं कर रही, हमें किसी चीज़ की हमारी सुविधाएं नहीं कर रही है। ना गांव बसाया जा रहा। 7 बजे नोटिस चिपका दे गए। मात्र 48 घंटे का टाइम दिया, उसमें से 24 घंटे तो रात में चले गए। 12 घंटे तो समझ लो, 24 घंटे हमारे ऐसे बीत गए। 24 घंटे में क्या करते? अब देखो खंडर हो गए मकान ऐसे ही। कुछ भी सामान हम ले जा नहीं पाए, सब बेघर हो गए। जो सामान निकाला वो तितर बितर हो गया। बाकी लोग सड़कों पे पड़े हैं। क्या करें? कोई व्यवस्था नहीं करी सरकार हमारी रहने के लिए। गांव की महिलाएं अपने बच्चों का यह हाल देखकर रो रही हैं और पुरुष बेचैनी से यहाँ वहाँ देख रहे हैं। पर मैं जब 7 साल की थी तब शादी हुई थी। ब्याह के मैं यहाँ आई थी। सामने वो मायका है। अच्छा, हाँ, बचपन में शादी थी। अभी आप कुछ समय पहले ही आप लोगों को एक नोटिस थमा दिया गया कि अगले 48 घंटे में आपको इस गांव को छोड़ना है। तो उस नोटिस की जो आप लोगों को जब पता चला तो क्या महसूस किया आप लोगों ने? क्योंकि अपने घर को, अपने खलिहानों को, अपने खेतों को छोड़ने का क्या दर्द, मतलब वो मैं समझ सकता हूँ कि क्या आपको महसूस हो रहा होगा। भैया वो दर्द हम किसके आगे जाहिर करें? वो दर्द तो पता नहीं तब तक रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे या आगे हमारी पीढ़ी भी रहेगी। वो दर्द हम किसी से, नोटिस आया 7:30 बजे, 6:30 7 बजे यहाँ चिपका के गए। गांव में हबड़ तबड़ मच गया कि कल जल्दी 2 दिन में गांव खाली करना। इतना सामान था। फिर रात को जो है
पूरे गांव वाले लगे अपने अपने सामान ढोने के कि सुरक्षित जगह में पहुंचाएं। फिर मकान की जो है इतना सामान है पुरखों के टाइम से जो सामान था रखा हुआ, अब गांव में तो इतनी सी चीज़ है वो भी संभाल के रखते हैं लोग कि भाई चलो काम आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। तो इसी दर्द के मारे हमने रात भर उस दिन ढोया। दूसरे दिन कहा कि गाड़ियाँ आ गई जुड्डो में, पीएससी आ गई और जीसीपी आ गई, आपका कल सुबह घर टूटेंगे। फिर रात भर ग्राइंडर चलाए, यहाँ लोगों ने हथौड़े चलाए गांव को खाली करने के लिए। तो डर ये था कि पहले भी हमारे लिए पीएससी भेजी गई, कहीं हमारे साथ हादसे हुए, इस मारे डर था कि भाई छोटा सा गांव है हमारा, हमारे साथ कोई नहीं है, तो कहीं ऐसा ना करें कि हमारे अनाज की जो मुट्ठी भर अनाज है वो भी हमें भूखा मरना पड़े। क्योंकि सरकार के रवैये से हमें पता था कि भाई वो हमें नहीं चाहते, वो जलमग्न करना चाहते हैं, एक बार पूरे गांव को डुबोना चाहते। इस वजह से डर था कि कहीं ऐसे ही डुबो दे, हम कुछ ना कुछ तो खाएंगे। कितने साल हो गए आपको इस गांव में रहते हुए? अरे इस गाँव में तो पता नहीं, हमको याद भी नहीं है, हमारे तो बूढ़े बूढ़े पता नहीं कब से रहे हो गए। हम तो 10-12 साल की थे जब शादी हुई थी, उस टाइम से हम यहीं रह रहे। बूढ़े बूढ़े तो पता नहीं कब कितनी पीढ़ियाँ बीती हो गई, हमको क्या पता है यूथ का। हम तो किसी से बोल भी नहीं पाते, खाना भी नहीं खा पाते। हम तो चौथे पोर्सन से ऐसा है कि पता नहीं खाना भी जो 1 रोटी 2 रोटी खाते वो भी पता नहीं किस किस दुख से खा रहे, रो रो के खा रहे भैया, वो भी 2-2 रोटियाँ, वो रोटी भी नहीं खा पा रहे। हमें तो सरकार ने ऐसा कर दिया कि हमको कहीं लायक नहीं रखा। हम उससे हमने फ्री का भी नहीं मांग रहे, हम अपने दादा और दादा परदादा की ज़मीन का हक जमा रहे। हम हमारा यहाँ गांव है, पता नहीं कब से रहते हो गए यहाँ पे। हम ये नहीं कि हम उनसे फ्री का मांग रहे सरकार से, हमें यही बोल रहे थे कि हमारे लिए रहने के लिए कहीं ठिकाना खोजा। हम तो पैसों के लिए भी बोला, हमें पैसे भी नहीं चाहिए, हमारा जो है गांव बसा दो एक जगह। जो हमारा गांव का कल्चर है वो कहाँ होगा, हमारा देवी देवता है, हम ऐसे छूट के आगे। वो देखो हाजी, वो नीचे पांडव का देवी देवता था, वो किसी ने उठाया होगा, उसका औजार वहाँ उधर रख दिए। हमारा सामान सब बिखरा हुआ है, थोड़ा वहाँ फेंका, थोड़ा वहाँ फेंका, थोड़ा वहाँ फेंका। हमें तो खाने पीने का सामान भी जो रातों रात दासा है रखा है कहीं, वो भी हमें मिलता नहीं खाने के लिए। कहाँ ढूंढे या पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिया बच्चों ने। रात को ही डासा, जब भी उसी टाइम बोला कि 48 घंटे में खाली करना है, तब कहाँ जाएंगे हम। उत्तराखंड में व्यासी जल विद्युत परियोजना जल्द ही बिजली पैदा करना शुरू कर देगी। 120 मेगावाट का यह स्टेशन 420 मेगावाट की लखवार व्यासी परियोजना का हिस्सा है, जो यमुना नदी पर सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। अगले चरण पर काम व्यासी बांध के 5 किलोमीटर ऊपर 300 मेगावाट लखवार परियोजना इसी साल शुरू होने वाली है। 70 के दशक के पूर्वार्ध में शुरू हुई ये परियोजना साल 1992 में रुक गई थी। पुरानी मंजूरी के आधार पर इसे साल 2014 में विवादास्पद रूप से पुनर्जीवित किया गया था। लखवाड़ व्यासी जो बांध परियोजना है, इसमें 620 आरएल तक का जो पानी झील का जो जल स्तर था वो काफ़ी समय पहले उसको मेंटेन कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे 75 मेगावाट की 2 टर्बाइनें इंस्टॉल कर दी गई है और वो अब अपने संचालन के लिए तैयार है, तो इसलिए विशेषज्ञों का ये हाइड्रो विशेषज्ञों का ये कहना था कि जो झील का जल स्तर होना चाहिए वो 630 लगभग 630 आरएल होना चाहिए। क्योंकि लोहारी जो गाँव है ये लगभग 623 आरएल इसकी जो पानी के जल स्तर तक इसकी हाइट है, तो इसलिए ये टरबाइन संचालन के लिए इस गांव का जो जलमग्न होना विशेषज्ञों के अनुसार जरूरी हो गया था। व्यासी परियोजना से आसपास के 6 गांव के 334 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से एक जौनसार भावर की अनूठी संस्कृति और परंपरा वाला जनजातीय आबादी वाला गांव लोहारी भी है। 72 परिवार वाला ये पूरा गांव झील में समा जाएगा, लेकिन पुनर्वास और मुआवजे को लेकर ग्रामीणों का राज्य सरकार से समझौता नहीं हो सका है। इस गांव की विडंबना ये है कि बिना जमीन दिए ही इस गांव को डुबा दिया जा रहा है। गांव के खेत पर लगाया गया वो पीला निशान अब डूब चुका है, जो झील का 626 मीटर का स्तर दर्शाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ तक पानी चढ़ने पर उनके पूरे खेत डूब जाएंगे। जब हम गांव पहुंचे तो जल स्तर 624 मीटर था और 631 मीटर पर यह पूरा गांव डूब जाएगा। इस गांव में जन्म लिया, इसी गांव में खेले कूदे, पढ़ाई भी यहीं से करी हमने और यादें तो रहेगी अब। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ हमें करा नहीं है। अगर ये देश हित में ही बन रहा है, प्रदेश हित में ये जो डैम बन रहा है यहाँ पे, अगर हमें इस जगह से विस्थापित कर रहे तो कहीं और जगह हमें जगह दे देते तो हमारा गांव बच जाता।
लेकिन सरकार ने ना हमें जगह दी, ना मुआवजा कुछ ऐसा दिया। जो मुआवजा दे रखा उसका हमें कुछ पता नहीं किस चीज़ का दे रखा। तो मतलब सरकार ने ऐसे कोई हमारे लिए कोई वो नहीं करा है कि हम कहीं एक जगह बस सकें। आपने देखा होगा हमारे ऊपर जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे किसी चीज़ की बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, किसी इंसान के लिए वहाँ लेडीज़ हैं हमारी, कुछ नहाने के लिए कोई वो नहीं है वहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे खुद यहाँ कैसी व्यवस्था है। इस सरकार की, उत्तराखंड सरकार जो है ये बिल्कुल अंधी बहरी हो रखी है कि ये किसानों के लिए बोलती है कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन किसान आप देख रहे होंगे किसान तड़फ रहे हैं यहाँ पे। जितनी हमारी फसल है यहाँ पे ये डूब रही है, यहाँ पे पानी आ गया है, पानी का लेवल देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पूरा जितना भी यहाँ पूरे गेहूँ वगैरह है, यहाँ कल काफ़ी गेहूँ यहाँ पे डूब चुके हैं पानी में, कुछ गेहूँ काट रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कैसे स्थिति में रह रहे हैं गाँव वाले। अच्छा, ये अगले 1-2 दिन में गांव जैसे ये पूरा डूब जाएगा तो उसके बाद आप लोगों के, आपके परिवार ने क्या अपनी व्यवस्था की है आगे? हमने कुछ नहीं, हम लोग अभी जो ऊपर स्कूल है, जूनियर स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे रह रहे हैं अभी सब लोग। एक कमरे में 3-3 4-4 फैमिली रह रही है, बड़े बड़े परिवार होते हैं सबके गांव में। तो आप देख रहे होंगे कैसी स्थिति में रह रहे हैं हम लोग। सरकार के द्वारा कोई ऐसे वो नहीं दिया गया हमारे के रहने के लिए, कोई क्वार्टर, कोई अपने सरकारी कोई ऐसी व्यवस्था कोई उपलब्ध नहीं कराई हमें अभी तक। अच्छा, ये तो चक्राता विधानसभा में ये गांव आता है, तो क्या आप अपने विधायक को या तमाम दूसरे जो क्षेत्र जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें आपके ब्लॉक प्रमुख होते हैं, क्षेत्र पंचायत होते हैं, प्रधान होते हैं, विधायक तो होते ही हैं, तो आपने उन लोगों को कभी अपने इस जो ये समस्या है इनके बारे में कभी अवगत कराया है या वो? हमने तो जब से मैं अपने होश हवास में आया हूँ तो मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे गांव वाले घूमे रहे हैं। जितने भी नेता है, चाहे वो कांग्रेस से बिलोंग करते हो, चाहे क्या वो भाजपा के हो, चाहे किसी को, हमें राजनीति से कोई वो नहीं है यहाँ पे। बस हम ये चाहते थे कि हमारा गांव यहाँ से अगर उठता है, हमें भी पता था कि ये यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है तो एक ना एक दिन गांव डूबना ही है। तो अगर गांव डूब रहा है तो कम से कम व्यवस्था तो कर देते, चाहे कोई सी सरकार भी आए, हमें उससे नहीं कोई हो कि सरकार कोई सी हो, लेकिन कुछ कर देते। हम विधायकों के पास गए, मंत्रियों के पास गए, और जितने पिछले मुख्यमंत्री भी, कई मुख्यमंत्री आए उद्घाटन करे यहाँ पे, सबके पास गए हम, लेकिन किसी ने आज तक कोई सूद लेने का काम नहीं करा यहाँ पे कि हाँ इनके लिए भी कोई व्यवस्था करी जाए। कोई व्यवस्था नहीं दी है हमें, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई निगम की तरफ से। सब ऐसे ही भटक रहे हैं, ना कोई हमें टीन शेड, कुछ भी नहीं। कहने को प्लान में दे दिए हैं 6 कमरे। अब आप खुद ही बता सकते हैं 6 कमरों में कितने लोग रहेंगे। 100-150 लोग हैं। अब 6 कमरों में आप बताइए। पूरे गांव के लिए 6 कमरे? 6 कमरे दिए हैं। अब 6 कमरों में हम अपनी गाय भैंसे रखेंगे, अपने आप रहेंगे, और वो 6 कमरे में आप एक परिवार नहीं रह सकता पूरा। तो आप वो बताइए 6 कमरे किस पर्पज़ के लिए दिए हैं उन्होंने। बेहद सुंदर पर्वतीय शैली में लकड़ियों से बने 2 मंजिले घर झील में समा जाएंगे। एक पूरी सभ्यता डूब जाएगी। लोहारी गांव लखवार और व्यासी दोनों परियोजनाओं से प्रभावित हो रहा है। लखवार व्यासी परियोजना के लिए साल 1972 में सरकार और ग्रामीणों के बीच जमीन अधिग्रहण समझौता हुआ था। 1977 से 1990 के बीच गांव की 8,495 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, जबकि लखवार परियोजना के लिए करीब 9 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना बाकी है। गांव वालों का आरोप है कि जहां टिहरी बांध प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन दी गई और मकान दुकानों के निर्माण के लिए अच्छी खासी रकम दी गई, वहीं लोहारी गांव वालों को जमीन तक नहीं दी गई। गांव वाले साल 1972 के समझौते के दस्तावेज दिखाते हैं, जिसमें भविष्य में अधिग्रहण पर जमीन के बदले जमीन की बात लिखी गई थी। उत्तराखंड सरकार वर्ष 2021 में कैबिनेट बैठक में इस मांग को खारिज कर चुकी है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वास के लिए जनसुनवाई और 70% प्रभावितों की सहमति होनी चाहिए। लोहारी गांव में जनसुनवाई नहीं हुई। खेतों के बदले जो मुआवजा दिया भी गया वो 11 चरणों में दिया गया। इन 11 अधिग्रहणों को समिति के अध्यक्ष नरेश चौहान अपना ही उदाहरण देकर समझाते हैं। वो बताते हैं कि उनके जन्म से 4 साल पहले पहला अधिग्रहण साल 1972 में हुआ। कोई भी बांध बनता है तो सरकार ये कहती है कि ये देश के लिए समर्पित एक विकास योजना है, तो उसकी एक तय मुआवजा की प्रक्रिया होती है, और जो भी एक मुआवजा की जो प्रक्रिया चलती है उसमें आप लोगों को, क्योंकि तमाम मैं गांव वालों से बात कर रहा था, कोई भी उस मुआवजे से संतुष्ट नहीं था, और बताया गया कि बहुत 20-30 साल पहले हमें उस दर से मुआवजा दिया गया, और अब क्योंकि हमारे परदादा या दादाओं को वो दिया गया, आज कई परिवार उनके आगे होंगे ही, तो मतलब आप क्योंकि अध्यक्ष हैं उसके, तो क्या इसका हुआ है मुआवजे का? मुआवजे में इसलिए असंतुष्ट है, एक तो मुआवजा बहुत
कम बना है हमारा, इसलिए बना है क्योंकि हम जनजाति के लोग हैं। जनजाति क्षेत्र में ज़मीनों की खरीद फरोख्त नहीं होती है, जिससे ज़मीनों की वैल्यूएशन नहीं बढ़ती है। जो भी सरकार सर्किल रेट निर्धारित करती है, सर्किल रेट निर्धारित अधिकतम तभी होता है जब बाज़ारी मूल्य के हिसाब से लगातार रजिस्ट्रियाँ होती रह जाती है। लेकिन ये जौनसार और जनजाति क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे ज़मीनों की खरीद फरोख्त बिल्कुल बंद है, जिस कारण से यहाँ पे अच्छा सर्किल रेट नहीं बन पाता है। इसलिए ज़मीनों के रेट बहुत कम हैं, जिससे हमारे किसान भाई और हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप लोगों को सबसे पहले जो मुआवजा दिया गया, ये ज़मीन का, यहाँ पे ज़मीन काश्तकारी की ज़मीन तो आप लोगों को कहीं दी गई होगी? हमें ज़मीन ना तो काश्तकारी के लिए दी, नहीं ना रहने के लिए दी है, कहीं भी रिहेबिलिटेट नहीं किए गए हमें। हमें तो इस तरह से उजाड़ा गया कि जैसे कभी जंगल में अचानक ही आग लग जाती तो जो पंछी होते हैं उनके जो घोंसले बने होते हैं वो उस आग की भेंट चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से इस बांध के भेंट हमारा गांव और हमारी ये पूरी जो सभ्यता थी, हमारे पूर्वजों की बसाई हुई चीज़ें, हमारी संस्कृति, हमारे खेत खलियान, हमारे देवस्थान सारे पानी में, झील में समाहित हो गए हैं। उस वक्त उनके दादा को बताया गया कि केवल उनके 2 खेत आएंगे। उसका कुछ न्यूनतम धन उनके परिवार को दिया गया। फिर साल 1976 में दूसरा अधिग्रहण किया गया। इस बार फिर बताया गया कि महज 3 ही खेत आएंगे। फिर से न्यूनतम आर्थिक मुआवजा दिया गया। ऐसा करते करते 11 बार भूमि अधिग्रहण किया गया। प्रभावितों को वक्त वक्त में मिला थोड़ा थोड़ा मुआवजा खर्च होता रहा। अगर एक साथ पूरी जमीन का अधिग्रहण किया जाता, जैसा कि सभी बांधों में प्रभावित गांवों का होता है, तो हम भी कहीं और जमीन खरीद लेते। लेकिन आज ना हमारे पास धन है और ना ही जमीन।